जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 की, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर बेस पे ही वो पेपर बनता है। तो चलिए, मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ 10 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर गणित का पेपर। तो एक खास बात ये होगी, मैं आपको छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में नहीं आएगी उनको भी आपको क्लियर कर दे जाऊंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला इसमें क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर है और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि समान तार को दोबारा वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा? आइए समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कोई एक तार रहा होगा। अब इस तार को इसने आयत के फॉर्म में बदला, आयत के रूप में बदला। कैसे? अब आयत क्या होता है, ये देखिए, ये है आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, आयत। अब इस तार को इसमें मोड़ा गया है, तो अब इस जो आयत बना है इसकी लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है? 42.7 मीटर दी गई है। तो लंबाई हो गई 42.7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे चौड़ाई दी गई है 21.8 मीटर, चौड़ाई दी गई है 21.8 मीटर। यदि समान तार को दोबारा वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, अब कह रहा है कि पहले इस तार से इन्होंने क्या बनाया? आयत बनाया, ठीक, आयत बनाया, उस मतलब रेक्टेंगल बनाया। अब इसी के बाद वर्ग बनाएंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी तार का यूज करके स्क्वायर बनाएंगे ये। अब यहाँ पे देखिए, तार जो लंबाई है ना तार की, वो घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, उसी लंबाई से बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है तार की पूरी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। अब हमें तार की पूरी लंबाई कैसे पता चलेगी? हम क्या करेंगे, ये जो आयत है ना इसका परिमाप निकाल लेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। अगर आयत का परिमाप निकालने का, देखिए, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लेकिन अगर आयत का परिमाप नहीं फॉर्मूला पता है तो आपको क्या करना है, इसको 2 बार जोड़ देना है और इसको 2 बार जोड़ देना है। मतलब 21.8 प्लस 21.8 प्लस 42.7 प्लस 42.7, ठीक है। तो अब चलिए हम इसके फॉर्मूले में रख देते हैं, आयत के फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि इससे इसका परिमाप निकल जाएगा, और परिमाप अगर निकल गया, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम परिमाप निकालेंगे, क्या है? 42.7 प्लस 21.8। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम ऐड करेंगे, चलिए हम ऐड करते हैं। देखिए, 7 7 14, 1 15, एक यहाँ 2 4 4 2 6, कितना आया? 64.5 आया, ठीक है। अब 64.5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 1 9 और 2 6 ज़ा 12 यहाँ पे। और ये जो एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अच्छा, तो अब ये 129 क्या आया? 129 आया इस पूरे तार की लंबाई, ठीक है, पूरे तार की लंबाई आ गई। अब इसी तार का प्रयोग करके इन्होंने क्या बनाया? वर्ग बनाया, स्क्वायर बनाया। तो इसका मतलब लंबाई तो उतनी ही लगी होगी ना, लंबाई तो उतनी ही लगी होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है वर्ग की भुजा का माप कितना होगा। वर्ग की भुजा का माप हमें नहीं पता है, मान लेते हैं वर्ग की भुजा का माप होगा a, ठीक है। तो वर्ग की भुजा का माप a होगा, और हमें क्या मिला है? हमें मिला है कि कितने लंबाई का तार हम वर्ग बनाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कितने लंबाई का तार यूज़ करेंगे? 129। अब हम 129 का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये 129 किसके बराबर हो जाएगा? जो 1 2 3 4, मतलब चारों जो भुजाएं हैं इन सब को ऐड करने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम क्या करेंगे, ये a क्या है? a भुजा है, तो a कैसे आ जाएगा?
ए बराबर हो जाएगा 129/4, ठीक। 129/4 मतलब भुजा, भुजा किसकी भुजा, स्क्वायर की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आ गई ना 129/4। अगर हम इसको काटेंगे, इसको काटते हैं, चलिए कैंसिल करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8.4, देखिए अब एक यहाँ पे जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, 4 5 ज़ा 20, मतलब 32.25, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मैंने डीपली समझाया है, एक एक स्टेप कर करके, क्या, ताकि देखिए मैं शॉर्ट कर सकती हूँ, मैं जो है क्या करूँगी, स्टेप कम कर दूँगी, यहाँ पे इसको नहीं लिखूँगी और डायरेक्ट जोड़ दूँगी, तो आप ही इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिक स्टेप जो आपको समझाने वाला है स्टेप है, उसी को गायब कर दूँगी, तो फिर मतलब ही क्या रहेगा क्लास का। आप यहाँ पे आते हैं अपनी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि y बराबर 2x - 1/x+3 है तो x ज्ञात कीजिए जब y की वैल्यू दी गई है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ज़रूरी नहीं है कि कठिन क्वेश्चन ही आए, आरआरबी एनटीपीसी में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं। आपको क्या करना है, आपको सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है आपकी स्पीड के लिए, ठीक है। चलिए अगर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले ये आप इक्वेशन देख रहे हैं कि ये ऐसे इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू दी है तो हम यहाँ के पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसलिए रख देंगे। 2x - 1/x+3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब x+3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x+3 ही आएगा, और यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं तो नीचे को तो 1 मान लिया जाता है, और यहाँ पे 2x - 1 हो जाएगा। अब हम x की संख्याओं को x की तरफ रखेंगे और जो इस तरह की संख्या है उसको अलग करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x यहाँ हो जाएगा और ये जो x है जब इधर जाएगा तो इसका जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना वो नेगेटिव हो जाएगा और x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 था ही पहले से, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता, ये माइनस का यहाँ पे आएगा इधर इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 + 1 = 4 और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो अब 4 x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। तो यही ज्ञात करना था x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर m दिया गया है, sec थीटा cosec थीटा बराबर n है, तो m/n कितना होगा। इन्हीं 4 में से m/n होगा। चलिए मैं आपको बेसिक से बताती हूँ। बेसिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो cos थीटा sin थीटा है ना, और तो इसको भी, ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन दिया गया है इसको भी सेम ही यूनिट में बदलना है। कैसे, देखिए sec थीटा है ना, sec थीटा को अगर हम देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपके लिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए ये अब ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन है हमने यहाँ पे लिख लिया, सेक थीटा को हम कॉस थीटा में बदलेंगे। कैसे, 1/cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब इसको इसी तरह कर देंगे और यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आया, ठीक, क्या आया, साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ठीक। तो अब ये हो गया इस तरह से n। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सा है, फिर इक्वेशन 1 ये है, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है m/n, मतलब इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन से भाग देंगे। कैसे, इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन से भाग देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। क्या दिया गया था, इक्वेशन 1 दिया गया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया गया था कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वल टू m, अब यहाँ पे m/n करना है, ठीक है, m/n करना है, m/n करना है। तो अब क्या होगा, इसको, ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम यहाँ नीचे रखेंगे। कैसे, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
अब यहाँ पे ये जो cos थीटा और sin थीटा है ना, ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले में जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos थीटा, अब रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये वाला जो ये नीचे पोर्शन था, जो इसके नीचे पोर्शन था, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या इक्वेशन था, ये m/n था, तो इज इक्वल टू m/n। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे इक्वल है, तो ये कट जाएगा तो क्या आया हमारा m/n बराबर cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, m/n बराबर क्या रहा है साइन थीटा cos थीटा, चाहे ये पहले हो चाहे ये बाद में हो, लेकिन सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाई हैं। अगर मैं शॉर्ट कर सकती, मतलब मैं तो कर लूँ शॉर्ट, लेकिन अब क्या है ना, अगर एक भी स्टेप आपका स्किप करूँगी तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना था, आपको अच्छे से समझाना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 4 पूछा था, ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के ही हैं, यहाँ मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सरलीकृत करने के लिए बोला गया है, मतलब ये दिया गया है, इसको आपको सरल करना है। तो इसको आपको कैसे सरल करना है, देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है 4.6, मैं यहाँ पे एक एक स्टेप करूँगी ताकि आप एग्जाम में खुद से भी स्टेप स्किप कर सको, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता होगा, देखिए ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड में ये दोनों जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा -4.6 प्लस 0.6, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए पहले पॉइंट यहाँ पे आप लगा लीजिए, उसके बाद ये देखिए 4.6 हो गया, ठीक है, और ये 0 और 6 और यहाँ पे माइनस था, अब क्या होगा, ये चीज़ माइनस होगी, 0 हुआ और यहाँ पे 4 आ गया, और ये देखिए जो बड़ी संख्या होती है ना उसी का माइनस लगता है, तो यहाँ पे -4 आंसर है। तो अब इसका जो सॉल्व है ये -4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -4 लिख देंगे। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको क्या करना है, काटना है इसको, ठीक है। कैसे काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, पॉइंट यहीं पे लगा रहेगा। अब इसी तरह से इसको भी काट देंगे 2 से, ठीक है। अब ये आ गया। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पे देखिए जो माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 होगा, लेकिन यहाँ का जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है 23 × 23 का स्क्वायर, और आपको 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी स्क्वायर हैं एकदम रटे होने चाहिए। तो 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 529 आता है। अब ये पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए 1 डिजिट बाद है, फिर 1 डिजिट बाद है, मतलब 2 डिजिट बाद है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा था, विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना होगा। तो विद्यार्थियों द्वारा कितना अंक, मतलब कितने अंक पाए गए हैं, ये देखिए ये सारे अंक पाए गए हैं, और इतना ही बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब ये सारे अंक पाए गए हैं, इनका हमें माध्य निकालना होता है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, जितनी भी संख्या दी गई है जोड़ेंगे, बटे क्या करेंगे, बटे जितना पद है, कितना पद है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है 15 पद है, तो यहाँ पे बटे 15 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे, कैसे 41 प्लस 39 प्लस 52 प्लस, इस तरह से करके सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। अगर हम सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो फिर कितना आता है 822 आ जाएगा, ठीक है। आप अपना जोड़ करके देख लीजिएगा। उसके बाद जब इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 54.9
8 आएगा। कितना आएगा? 54.8 आएगा। 54.8 कहाँ पे आ रहा है? तो 54.8 आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो अब ये क्वेश्चन को किस तरह से निकालते हैं? इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबको जोड़ लेते हैं। अब बटे कितनी संख्या दी गई है, देखिए यहाँ पे 15 संख्या टोटल है, तो 15 संख्या, उसके बाद इसका भाग कर देंगे, 54.8 आया, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा था? x, y और z एक कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगाते हैं। मतलब क्या कह रहा है? x प्लस वाई प्लस z एक कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगाते हैं। ठीक है, यदि x अकेले कार्य पूरा करे तो 36 दिन में करेगा। x कितने दिन में करेगा? 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक, अब यहाँ पे y कितने दिन में करेगा? y 60 दिन में करेगा। और z का कार्य पूछ रहा है कि z कितने दिन में करेगा। अब हमको सबसे पहले पता करना है कि टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य कैसे पता चलेगा? टोटल कार्य पता चलेगा 18, 36 और 60 का हम अगर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 18, 36 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। 18, 36 और 60 का एलसीएम लेंगे। जैसे कैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे? 6 1 जा 6, 6 3 जा 10। अब यहाँ पे ऐसे करके, फिर 3 1 जा 3, तो 2 जा 6। अब यहाँ पे 10 आ गया, फिर उसके बाद 2 1 और यहाँ पे 5, मतलब कि 3 6 6 जा 18, 5 2 जा 10, मतलब 180। टोटल कार्य कितना हो गया? टोटल कार्य हो गया, टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क आ गया 180। अब कह रहा है कि x, y और z 18 दिन में पूरा कार्य करते हैं। ठीक है, तो पूरा कार्य 18 दिन में करते हैं एक्स वाई जेड। अच्छा, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो एक दिन में 180/18 के 10 आ गया। ठीक है, तो 10 क्या है? 10 जो है x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कार्य आ गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कार्य आ गया। अब x का एक दिन का कार्य क्या आएगा? x का एक दिन का कार्य 180/36। 180/36 कितना होता है? 180/36 होता है 5। ठीक, 180/36 5 होगा। और y का एक दिन का कार्य क्या होगा? y का एक दिन का कार्य होगा 180/60। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का कार्य कितना है? 10 है। और x का एक दिन का कार्य 5, y का 3। तो x और y का दोनों का कार्य अगर हम जोड़ दें और इसके एक दिन के कार्य से घटा दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? z का ही तो आएगा। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, ये एक दिन का कार्य है, माइनस x माइनस वाई कितना हो जाएगा? ये देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और z का एक दिन का कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कर रहे हैं। तो हम लेकिन क्या करेंगे? हम सीधे सीधे करेंगे, इसको जोड़ देंगे, x प्लस वाई को जोड़ देंगे और 10 से घटा देंगे। ठीक है, 5 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 और 10 में से 8 गए 2। इसका मतलब ये हो गया कि z का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 2 हो गया। अब z का एक दिन का कार्य 2 पता चल गया, तो z कितने दिन में 180 कार्य करेगा? कितने दिन में 180 कार्य करेगा? तो 180/2 कर देंगे, तो z का अकेले कार्य 180/2 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 90। इसका मतलब z कितने दिनों में कार्य पूरे करेगा? 90 दिनों में करेगा। तो यहाँ पे z की क्या हो गई? z यहाँ पे 90 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल यहाँ पे बेसिक समझाने के लिए इसको एक्सपेंड किया है, आप इसको मत करिएगा। आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड कर दीजिएगा और यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 को जोड़ा जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, कह रहा है कि इन संख्या मतलब कोई एक संख्या होगी, उसके अंकों का, चाहे ये वाली मतलब आपस के अंकों का जोड़ कितना है, 9 है। ठीक है, तो 4 और 5 कितना होता है, 9 है। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबके आपस का जोड़ कितना है, 9 है। लेकिन अब दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल करना है। जब संख्या में 27 को जोड़ा जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जो संख्या है, अगर हम 45 में 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 54 होगा, 54 होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि 27 जोड़ने पे क्या होगा कि संख्या बदल जाएगी। अब देखते हैं 36 जो है, 36 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। ठीक है, तो आप इसको काउंट देखिए, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 3 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 36। इसका मतलब ये हो गया कि संख्या क्या हो गई, आपस में बदल गई ना संख्या। देखिए संख्या 36 थी और 63 आ गई। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है, क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको XYZ मान के बिल्कुल नहीं करना है क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी छोटी सी ट्रिक लगा करके करना है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। एक व्यक्ति की आय को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये। यदि उसकी कुल आय इतनी है तो उसके दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ये पहले सप्ताह को की आय 90 डिग्री दी गई है। डिग्री ध्यान से सुनिएगा, डिग्री में बता रही हूँ। दूसरे सप्ताह का 120 है, तीसरे सप्ताह का 105 डिग्री है और चौथे सप्ताह का 45 डिग्री है। ये चौथे सप्ताह का है। ठीक है, तो सारी ही जितनी भी मतलब अलग अलग सप्ताह हैं, अलग अलग सप्ताह का इसमें डिग्री में दिया गया है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है वो टोटल कितने का होता है, वो टोटल होता है 360 डिग्री का। तो एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसकी कुल आय कितनी दी गई है, इतनी दी गई है, इतनी उसकी कुल आय दी गई है। तो ये जो कुल आय है ये इसको क्या करेंगे, ये जो 360 है ना, ये कुल आय के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पहले हफ्ता, दूसरे हफ्ता, तीसरे हफ्ता, चौथे हफ्ता, सारे हफ्ताओं की जोड़ करके उसकी कुल आय हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 360 डिग्री जो था वो इसके बराबर हो जाएगा प्रश्न में। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसको काटिए, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। मतलब 1 डिग्री बराबर 1000 रुपये होता है। यहाँ पे पूछा है दूसरे सप्ताह की आय, तो दूसरा सप्ताह कहाँ है, दूसरा सप्ताह 120 डिग्री है। अगर 1 डिग्री बराबर 1000 हुआ तो 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पे 120 गुणे 1000। ठीक है, कितना हुआ, मतलब अब यहाँ पे 4 0 हो गया। तो कौन से वाला करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था और ये इसको इसी तरह से अगर डिग्री में आए तो आपको क्या करना है, सारे सर्कल को क्या मान लेना है, 360 डिग्री और 360 डिग्री के हिसाब से कर देना। अगर पहले हफ्ता का पूछता तो हम 90 में मल्टीप्लाई करते 1000, दूसरे का पूछा है तो 120 में मल्टीप्लाई किए हैं, इसी तरीके से कर देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। सरलीकृत करना है, किसको करना है, 9/13 को, 18/26 को और 90/52 को। हमें क्या करना है, हमें देखिए डिवाइड है ना, डिवाइड ही तो मेन समस्या होती है। अब मेन समस्या को ही हम दूर कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। शर्त ये है कि नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे लिखेंगे। कैसे, ये 26/18 हो जाएगा, ये 52/90 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसे सिंपली कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 का ये कैंसिल हो जाएगा और 13 4 जा 52। अब क्या होगा, अब और कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब 2 9 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब क्या बचा, हाँ अब तो अभी कैंसिल होगा। देखिए अब कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए 9 5 जा कितना हो जाएगा, 9 5 जा हो जाएगा 45
और उसके बाद यहाँ पे 26, ठीक, 26/45 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 26/45 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा यही ट्रिकी था कि लोग ये नहीं समझ पाते कि अब इसको करें क्या, किसके बटे में किसके बटे में किसके बटे करें। नहीं, कोई बटे वटे मत करिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर नीचे की डिजिट को एक्सचेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए ये इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा है, संजय और जैकब 7 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड की गति से समान बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, कोई एक बिंदु है, अब इससे संजय इस तरफ दौड़ना शुरू करता है और जैकब इस तरफ दौड़ना शुरू करता है। लेकिन जो संजय का स्पीड कितना है, संजय की जो चाल है, जो गति है संजय की, वो है 7 मीटर पर सेकेंड और जैकब की कितनी गति है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि 42 मिनट बाद, मतलब 42 मिनट के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अब संजय और जैकब एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। अगर संजय 42 मिनट बाद कितना दूरी तय करता है इस स्पीड से, ये हम देख लेते हैं। तो अगर इस स्पीड से 7 स्पीड से और इतने मिनट में कितनी दूरी ये तय करता है, तो इसकी दूरी, संजय की दूरी कितनी हो जाएगी। अभी मैं बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ, फिर मैं शॉर्ट से बता दूंगी। ये देखिए, ये दूरी बटे क्या होता है, स्पीड होता है इनटू टाइम होता है। अब स्पीड कितना दिया गया है संजय का, 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, लेकिन स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से डिवाइड करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि चलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगी बेसिक क्लास में। तो लेकिन अब यहाँ पे टाइम कितने मिनट में, तो टाइम क्या दिया है, 42 मिनट। ठीक है, 42 मिनट है, मिनट अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने इसको किस में चेंज किया, 7 को आपने चेंज किया किलोमीटर पर आवर में, और ये 42 मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, अब इसको आप सीधे सीधे काट दीजिए तो इसकी दूरी आ जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, क्यों, अब हम आपको आगे चीज़ें बता रहे हैं। इसी तरह से जो जैकब है, ये जैकब की दूरी क्या हो जाएगी, जैकब की दूरी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, क्या होगा इनका स्पीड है 5 और मीटर पर सेकेंड को चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में 18/5 से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई इनका भी टाइम कितना है 42 मिनट में ये कितना दूरी तय करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी दूरी जो संजय है और जैकब, दोनों की हम दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों की दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे ये देखिए, दोनों की दूरी को हमें जोड़ना है तो क्या करना है, हम ये देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 18/5 मल्टीप्लाई 42/60 अब प्लस ये इनकी दूरी, जैकब की दूरी 5 मल्टीप्लाई 18/5 मल्टीप्लाई 42/60। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे ये और ये कॉमन है ना, ये और ये कॉमन है, तो हमें कॉमन बाहर निकाल लेना है और 7 और 5 को जोड़ लेना है। ठीक, 7 और 5 को जोड़ लेना है तो क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाता है, तो 7 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 और उसके बाद जो हमने कॉमन निकाला था 18/5 मल्टीप्लाई 42/60,
ये हो गया, ठीक है। इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि अभी चलेंगे इसमें काटेंगे फिर इसमें काटेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, इनकी दूरी ही तो पता करनी है। तो इनकी दूरी ऐसी थी, यहाँ मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया। जब इनमें से इसको बाहर निकाल दिया, 7 और 5 बचा, 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12 होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। अब क्या हुआ, अब एक बार और कटेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है नीचे पॉइंट लाना है, हमें क्या करना है, नीचे 10 ले आना है। अगर हम यहाँ पे 5 2 जा 10 करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको क्या करेंगे। अब एक मिनट, थोड़ा सा हम स्पेस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्पेस कर दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये प्रोसेस करना है। 12 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 12 हमने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद 18 2 जा कितना होता है, 18 2 जा होता है 36, ठीक है, 36 और मल्टीप्लाई 7। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 5 2 जा 10 था ना, 10 हो गया और ये 10 कितना हो गया, 100 हो गया। हमने नीचे क्या करना है, 100 ले आना है। हमने 100 क्यों ले आया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब कितना होता है, 12 7 जा कितना होगा, 12 7 जा होगा 84 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 100। उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3024। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 30.24। तो दोनों कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों जो है टोटल जो कितनी दूरी तय करेंगे, 30.24 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन तो मैंने आपको लेंदी बता दिया, वो प्रोसेस क्यों बताया, क्योंकि डिटेल अगर नहीं बताते तो आपको पता नहीं चलता। अब चलिए आपको एग्जाम में किस तरह से करना है, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में 7 प्लस कितना ऐड कर लेना है, ठीक है। 7 प्लस 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में हम 18 अपॉन कितना करेंगे, 18/5 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई 42 कर देंगे, 42 मिनट अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको पहले पूरा मेथड नहीं बताते तो क्या होता कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता। हमें बेसिक चीज़ें, बेसिक मेथड तो पता ही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बेसिक मेथड बताया। और एग्जाम में आपको सिर्फ एक लाइन करनी है, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन करनी है, ठीक। वो चीज़ें जो मैंने बताई थी वो मैंने आपको डिटेल में बताई थी। अब प्रश्न नंबर हम 11 पे आ जाते हैं। 11 क्या पूछा था, हल करने के लिए कहा था, तो ये इसको हल करना है। इसको हल करने का सिंपल तरीका बताऊं, आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये देखिए सबसे इनर वाला ब्रैकेट है ना, सबसे इनर वाला ब्रैकेट में अगर हम 6 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 3 आया, मतलब इसको हमने सॉल्व किया 3 आया। फिर मल्टीप्लाई हुआ ना 5, इसका मतलब कि 3 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस बचा तो प्लस और 2, और 15 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब 17 माइनस, अब यहाँ पे 26, ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पे इस तरह से 12। मैं आपको दिखाने के लिए इतना कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। फिर ये माइनस हुआ और ये 12, अब 12 में से 9 गए, कितना हुआ, 3 हुआ। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व किए, उसके बाद धीरे धीरे इधर से सॉल्व करते करते यहाँ पे आ गए और हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ जीएस का भी टॉपिक विथ अपडेटेड करंट अफेयर्स, और उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं अदर एग्जाम्स के वो भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसमें देख लेते हैं 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की, उसके पास कुल कितनी दवा है,
42 लीटर दवा है और इसे 280 ml की बोतलों में भरा जाना है। ठीक है, कितनी अब्दुल के पास कितनी लीटर दवा है? 42 लीटर दवा है। मतलब कितनी लीटर है उसके पास दवा? 42 लीटर उसके पास दवा है। अब इसी दवा को छोटी छोटी कई सारी बोतलों में भरे जाना है। कितनी? और एक बोतल जिसका जो वॉल्यूम है कितना है? 280 ml है। एक बोतल का कितना वॉल्यूम? मतलब एक बोतल में 280 ml ही दवा आ सकती है। तो ज्ञात करना है कि इसे भरने में कितनी बोतलें लगेंगी। मतलब कि 42 लीटर को भरने में कितनी बोतलें लगेंगी और उन बोतलों का जो आयतन है, उन बोतलों में जितनी दवा आ सकती है 280 ml आ सकती है। सबसे पहले हमें देखिए मैथ्स की ट्रिक होती है कि सारी यूनिट्स को सेम कर लेना। जैसे लीटर है और यहाँ पे मिलीलीटर है, लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। इसलिए 42 लीटर बराबर हो जाएगा 42 इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इसको हम भाग कर देंगे एक बोतल के लीटर, एक बोतल के ml से। एक बोतल में कितना आ रहा है? 280। तो अब हमें पता चल जाएगा कि कितनी बोतलें 280 ml की लगेंगी। ठीक है, चलिए अब इसको हम काटते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अच्छा चलिए ठीक है, 14 से काट लेते हैं। 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42। अब 2 5 ज़ा 10, कितना हो गया? देखिए 3 और 5, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे एक 0, तो 150 बोतलें लगेंगी। कितनी बोतलें लगेंगी? 150 बोतलें लगेंगी। कितने आयतन की? 150 बोतलें लगेंगी और प्रत्येक का जो आयतन है 280 ml है। ठीक है, तो 280 ml की 150 बोतलें लगेंगी 42 लीटर को भरने में। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा था? 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत सम संख्याएं मतलब कि क्रम में होंगी। ठीक है, और लासा के उनका दिया गया है एलसीएम 144 दिया गया है। तो संख्याएं हमें पता करनी है कि कौन सी होंगी। चलिए हम ऑप्शन से ही इसका निकालेंगे। सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 16 और 18। ठीक है, 16 और 18 का हम एक बार चेक कर लेते हैं। 16 और 18 का चेक करेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 9 जा 18। अब आगे नहीं कटेगा। तो 2 8 जा कितना होता है? 2 8 जा होता है 16 और एक 9 मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी तो एलसीएम आता है। तो 2 8 जा कितना हो गया? 16 और 16 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 144, 144। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम ये आ गया। तो कौन सी ऐसी दो संख्या हुई? 16 और 18 ही ऐसी दो संख्या हुई जिनका लासा 144 आ गया। मतलब हमें XYZ नहीं मानना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को ही देख के करना है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है एक निश्चित संख्या के पुरुष 20 दिनों में कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं। मतलब कि 20 दिनों में कार्य करने के लिए कुछ निश्चित पुरुष सहमत होते हैं। कितने निश्चित पुरुष हैं ये नहीं पता था। ठीक है, अब कह रहा है कि जो लोग भी सहमत हुए थे उनमें से 5 व्यक्ति कार्य पर नहीं जाते हैं। अन्य व्यक्ति, जो बचे हुए व्यक्ति हैं, वो 40 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो हमें बताना है कि कितने लोग वास्तविकता में कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। चलिए हम मान लेते हैं वास्तविक में कार्य करने के लिए सहमत जो व्यक्ति थे वो कितने थे? वो थे आपके X व्यक्ति थे। तो X व्यक्ति शुरू में सहमत थे कितने दिनों में कार्य करने के लिए? 20 दिनों में कार्य करने के लिए सहमत थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 5 व्यक्ति नहीं गए। तो टोटल इतने व्यक्ति थे और इसमें से कितने व्यक्ति नहीं गए काम पे? 5 व्यक्ति नहीं गए। और जब 5 व्यक्ति नहीं गए तो जो अन्य व्यक्ति जो बचे वो कितने दिनों में कार्य पूरा किए? वो 40 दिनों में कार्य पूरा कर लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं वो वाला
फॉर्मूला लगा देंगे, M1D1 बराबर M2D2। क्यों? क्योंकि देखिए जितने व्यक्ति पहले काम किए और जितने दिन में काम किए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, उसके काम होता है। ठीक है, x इंटू 20, ये x इंटू 20 क्या बन जाता है, काम बन जाता है। ठीक है, पहले कितने दिन में, पहले कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, और कितने दिनों में कार्य करने को लिए कह रहे थे, 20 दिनों में कार्य करने के लिए कह रहे थे। तो ये काम बराबर ये काम, मतलब दोनों का काम बराबर हो जाएगा। तो M2 कौन, x माइनस 5 व्यक्ति। ठीक है, कितने व्यक्ति, x माइनस 5 व्यक्ति। और D2 ये 40 दिन हो गया। अब चलिए इसको काट लेते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक, अब चलिए x बराबर कितना हो गया, 2x माइनस, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, 5 2 ज़ा 10। अब ये क्या हो गया, x उधर जाएगा, 10 इधर आएगा, 10 इधर आ गया, x उधर गया, तो मतलब 2x माइनस x बराबर कितना हुआ, 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। मतलब x कौन था, x वही वास्तविक व्यक्ति थे जो तैयार हुए थे काम करने के लिए। ठीक है, यही पूछा था, वास्तविक व्यक्ति कितने लोग कार्य करने के लिए तैयार हुए थे, तो 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्ण संख्याएं, मतलब कि 60 और 100 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वही होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे, मतलब 1 से कटे या फिर अपनी खुद की संख्या से कटे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी संख्या से कट रही है या फिर एक से कट रही है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, सबसे पहले 61। हाँ, 61 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मुझे लगता है नहीं कट रहा है। 62, 63, 64, 65, 67, हाँ 67 भी किसी से नहीं कटेगा। 68, 69, 70, 71 भी नहीं कटेगा। ठीक, आप चलिए आगे बढ़ते हैं कि 72, 73, हाँ 73 भी किसी से नहीं कटेगा। 74, 75, 76, 77, 78, 79 नहीं कटेगा। ठीक है, और उसके बाद 80, 81, 82, 83 भी किसी से नहीं कटेगा। और 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नहीं किसी से कटेगा। और फिर 90, 91, हाँ 91 किसी से नहीं कटेगा। और 91 के बाद 92, 93, 94, 95, 96, 97, हाँ 97 किसी से नहीं कटेगा। और उसके बाद 100। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितनी टोटल ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो किसी से नहीं कटती हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं हो गई, टोटल 9 हो गई। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है, एक व्यापारी जो कि इतने रुपए की प्रत्येक 2 वस्तु बेचता है, मतलब कि एक वस्तु को 875 में बेचता है, दूसरी वस्तु को भी 875 में बेचता है। यदि उसको एक वस्तु पर 25% का लाभ है तो दूसरी पर 25% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसे कितने मूल्य की, कितने रुपए की हानि होती है, ये हमें पता करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए कोई व्यापारी है, उसने 2 वस्तुओं को बेचा, 2 अलग अलग वस्तुओं को बेचा, और एक पर उसको 25% की हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, एक पर 25% का लाभ हो रहा है, और दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 25% लाभ पर बेचा है तो कॉस्ट प्राइस हो गया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, 25% पर लाभ पर पहली वस्तु को बेचा है तो 100 रुपये मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। हम कोई भी चीज़ 100 रुपये मान लेते हैं, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती। तो 25% लाभ पर पहली वस्तु को बेचा तो 125 रुपये में पहली वस्तु को बेचा। ठीक, ध्यान से देखिए, अब दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा है, मतलब 25% हानि पर 100 रुपये, इसका भी मान लेते हैं। और कितने परसेंट हानि पर,
25% हानि पर बेचा, मतलब 75 रुपये में इसको बेचा। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो रेशियो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए इसका सेलिंग प्राइस जो पहले का, ये पहले वाली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, दूसरी वाली वस्तु का सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है। तो हमें क्या करना है, चीज़ों को बराबर करना है, मतलब इस सेलिंग प्राइस को इसके बराबर करना है। देखिए अभी तो 125 और 75 है, तो हमें इसको बराबर करना है। बराबर करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने इक्वेशन, मतलब अपने सॉल्व करने के लिए। इसको देखिए 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है, 25 चौके 100, ठीक है। अब ये 25 चौके 100 और यहाँ पे 25 पंचे 125, 25 तिया 75, ठीक। कितना रेशियो आ गया, कितना रेशियो आ गया, अब नया जो रेशियो आ गया 4 और 5 का आ गया, और 4 और 3 का आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेलिंग प्राइस लास्ट में बराबर करने के लिए हम इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। जो चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम वही इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव अलग से नहीं पड़ेगा। अब 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 3 4 से कितना होता है, 12 हो गया, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 12 लिख दिया। और 4 5 से कितना होता है, 20, यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक। अब इसका कितना आया, सेलिंग प्राइस आया 15 और इसका भी 15। अब क्यों हमने बराबर किया, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक जो वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। 875 रुपये की एक वस्तु बेच रहा है, दूसरी भी 875 की बेच रहा है। इसका मतलब जो 15 यूनिट आई है हमारी, वो किसके बराबर होगी, 15 यूनिट बराबर होगी 875 के, ठीक है। कितने, किसके बराबर होगी, 875 रुपये के बराबर होगी। तो एक यूनिट बराबर क्या हो गया, 875 बटे 15। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 315 का इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है। 15 1 जा 15, उसके बाद 15 दूनी 30, 15 तिया 15 पचे 75, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया, एक यूनिट बराबर हो गया 125, एक यूनिट बराबर ऐसे 125 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि तो हानि का मूल्य ज्ञात कीजिए, पूरे में हानि कितनी हुई। तो देखिए पूरा जो सेलिंग प्राइस था कितना है, 15 सेलिंग प्राइस प्लस 15 सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 15 प्लस 15 30 यूनिट, ठीक, 30 यूनिट ये हो गया, ठीक। टोटल पे पूछ रहा है हानि, तो हम टोटल पे निकालेंगे। और टोटल जो सीपी हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया, देखिए ये 2 यहाँ पे और 2 1 3, मतलब 32 टोटल सीपी हो गया, और टोटल एसपी कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितने का हानि हो रहा है, 2 यूनिट का हानि हो रहा है, 2 यूनिट का हानि हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 125, अच्छा तो 1 यूनिट बराबर 125, तो 2 यूनिट बराबर 125 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24, 1 25, मतलब इतने रुपए हो जाएगा। इतने रुपए की हानि हो गई, और हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ हानि का मूल्य पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे 150 आंसर लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई की हैं जो कि आप ही के लिए बेनिफिट में आती हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि y और ब्रैकेट में y की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का मान ज्ञात करना है, जबकि y की वैल्यू 5 है। मतलब y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब पूरा टोटल हमें पता चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 5 रख देते हैं। तो पहले y है, फिर y की पावर 4 है, फिर माइनस वाई स्क्वायर है, फिर माइनस 5 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह से उतार देंगे। देखिए 5 की पावर y क्या होगा, देखिए ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा। इसका मतलब
मतलब हो गया कि 5 स्क्वायर कितना है 25, 5 स्क्वायर कितना है 25, तो 25 25 जा कितना होता है 625 होता है, ठीक है 625 होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 625 आएगा। अब 5 ये देखिए यहाँ पे 25 माइनस और ये 5 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए इसको इन दोनों को ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो माइनस माइनस होता है ना वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। माइनस माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस का ही लगेगा। तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसका, ठीक। अब चलिए इसको यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसको अब माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 12 में से 3 गए कितना हुआ 9, और उसके बाद फिर 5 हो गया। अब उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45, 45 46 47, 5 5 ज़ा 25 25, उसके बाद 29, कितना आ गया आंसर 2975। तो 2975 कहाँ है, 2975 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए अब इसको ना इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको ये नहीं कि आप 5 वाई कॉमन ले रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक का योग 34 है, मतलब दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग कितना है 34 है, उनका अंतर 8 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग कितना है 34 है और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है 8 है, और फिर क्या ज्ञात करना है, x मल्टीप्लाई y ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा यहाँ पे, दोनों मतलब ये हो गया 2x, ठीक 2x हो गया, और यहाँ पे 8 4 12, एक यहाँ 3 1 4, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 21। अब यहाँ पे x बराबर 21 हो गया, यही x की वैल्यू y में रख देंगे, तो y बराबर मतलब इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे 34 माइनस 21 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 3 3 में 2 गए 1 13, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 21 और y की वैल्यू 13 आ गई। इसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 21 और 13 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 1 जा 13, 13 26 एक 27, मतलब यहाँ पे 273 आ गया, तो 273 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको इसी तरीके से करना था। अब प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा दिया गया है 66 है 66 है, यह संख्या 2:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का जो योग ज्ञात करना है। पहले तो हमें संख्या ही नहीं पता क्या है, ठीक है, लेकिन हमें संख्या कैसे पता करनी है, देखिए संख्या क्या जो अनुपात दिया गया है वो क्या है 2:3, ठीक है 2:3 है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं एलसीएम में जानते हैं कि यहाँ पे कोई अगर एक चीज़ दोनों में कॉमन होगी ना वो, और देखिए मान लीजिए कोई एक चीज़ ए रही होगी, वो इसमें भी रही होगी, इसमें भी रही होगी ना, इसमें भी रही होगी, इसमें भी रही होगी, तभी जो है इसका एलसीएम जो है, हमने अगर यहाँ पे एलसीएम निकाला तो ए कितने जा हो जाएगा, ए 2 जा हो जाएगा और ए 3 जा हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 ये और ये, मतलब 2 × 3 × ए बराबर हो जाएगा 2a और 3a का एलसीएम, ठीक है। तो इसका मतलब जो संख्या रही होगी 2a रही होगी और 3a रही होगी, ठीक है। तो और इसका एलसीएम दिया गया है ना, तो एलसीएम दिया गया है, कितना दिया गया है 66, तो ये 66 के बराबर होगी। और उसके बाद अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू निकाल लेनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 66 अपॉन ये 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 11 आ जाएगा, मतलब a बराबर क्या हो गया 11 हो गया। अब संख्याओं का योग पता करना है, संख्याओं का योग पता करना है, मतलब 3 2 5 संख्या क्या रही होगी 3 2 5, यहाँ पे 5a, ठीक, संख्याओं का योग मतलब 5 और मल्टीप्लाई a कितना आया है 11, तो कितना हो गया 55, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, देखिए ये जो है संख्या
दी गई थी 2:3 के अनुपात में। मान लेते हैं संख्या रही होगी 2a और 3a रही होगी, ठीक है, 2a और 3a रही होगी। तो हमने क्या किया, 2a और उन संख्या के क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो क्या हुआ, एलसीएम में यहाँ पे a कॉमन है ना, तो a ऐसे हो गया और 2 और 3, तो मतलब कि a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 66 के बराबर होगा, ये एलसीएम के बराबर होगा। फिर उसके बाद यहाँ से a की वैल्यू आ गई और हमने a की वैल्यू रख दी और उसका योग पता चल गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में देखिए यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इस तरह से बताया है, लेकिन एग्जाम में आपको ना सिंपली क्या करना है, बस छोटा सा ट्रिक करना है। क्या करना है, 3 2 5 आपका इधर जानते ही रहेंगे, 3 2 5 होता ही है ना, 3 2 5 होता ही है, लेकिन जो एलसीएम है वो 66 है ना, तो 66 है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 6 कर देंगे, ठीक। अब इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन करेंगे, कितनी लाइन करेंगे, देखिए 3 2 6 कर देंगे, 6 को 66 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 11, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 11 हो जाएगा। और जो दो संख्याएं हैं 3 2 5 हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपने 5 जोड़ा ही है, तो 11 5 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप किया था मैंने, ये आपको समझाने के लिए किया था और आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम से मिलती रहे और इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो एनटीपीसी आरआरबी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब और अदर रेलवे एग्जाम की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।